बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम आपके सामने हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत के अंदर आज अदालत के अंदर पेश हुए, कहा कि माफ़ी मांगता हूँ अगर कोई रेड लाइन मैंने क्रॉस की हो। इमरान खान साहब के इस माजरत के साथ ही फ़र्द जुर्म का ख़तरा भी इमरान खान साहब के ऊपर से टल गया। अब सवाल ये है कि माजी में इसकी कितनी मिसालें मिलती हैं, कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, कानून इसके हवाले से क्या कहता है, और बात गैर मशरूत मुआफ़ी तक जाएगी या इसके अलावा भी कुछ और मामलात हैं जो कानून के हवाले से सामने लाए जा सकते हैं। इसके ऊपर हमारे साथ कानूनी माहिरीन होंगी, मैं उनका तारुफ भी कराऊंगी, उनसे हम राय लेंगे, उनका तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि इस्तीफ़ों का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मुअज़्ज़ज़ अदलिया में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं वो हमारे सामने, बल्कि उन्होंने मशवरा दिया है कि 5 साल की मुद्दत है। मशवरा यही है कि पार्लियामेंट के अंदर जाएं और अपने रोल को प्ले करें। अब देखना यह है कि स्पीकर के जो कानूनी इख्तियारात हैं क्या उनको चैलेंज किया जाएगा। जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसमें बज़ाहिर कोई सुकम मौजूद नहीं है, या कोई ठोस दलील लेकर अब अगली मरतबा तहरीक इंसाफ दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी और अपने पॉइंट्स को साबित करने की कोशिश करेगी। इसके ऊपर भी कानूनी माहिरीन की राय लेंगे। मगर हम जानते हैं कि इमरान खान साहब ने जब से ये कहा है कि हफ्ते से तहरीक का आगाज़ करूंगा, उससे पहले से इस्लामाबाद एक सब जेल का मंजर पेश कर रही थी। कंटेनर्स तो हटा दिए गए, मगर एक तरफ मुल्क के वजीर दाखिला ये बात करते हैं कि आइए इस्लामाबाद आकर देख लीजिए, हम आपको देख लेंगे। मगर दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो बार बार ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा, अब की बार उन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद आएंगे भी और राना सनाउल्लाह साहब को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, ये मैं वादा करता हूं अपने लोगों से। अब तसादुम, बल्कि खूनी तसादुम का खतरा है। इसमें सफ़र कौन करेगा? रियासत करेगी, अवाम करेंगे, या फिर होगा क्या? इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स के ऊपर भी तफसील से बात होगी, नैब परफॉर्मेंस और IMF मुआहदे के हवाले से बात करूंगी। मैं अपने पैनल का तारुफ भी अपने देखने वालों के साथ करा दे। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माहिर कानून शाह खावर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, आपके भी वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जहाँ पर सियासी इस्तेहकाम की बात आती है, हमारी मैशियत कहाँ पर खड़ी है, इस पर बात करने के लिए मौशी अमूर के माहिर है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ चलूंगी। सर, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने माफ़ी तो मांग ली है, अब आज जो समाअत हुई, आज भी हमने देखा कि बात अगर मगर तक थी। अगर ये हुआ तो ये कर लेते हैं, ऐसा होगा तो ये कर लेंगे। हल्फनामा भी अगर मगर पर होगा या फिर गैर मशरूत माफ़ी लिखी जाएगी? देखिए, आज जो हियरिंग हुई है उसमें बड़ा क्लियरली जो इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ पेश किया अदालत में, अगर आप अदालत का फैसला देखें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब इमरान खान साहब ने अपने जो ये स्टेटमेंट दी थी तो वो कतन ये नहीं समझते थे, कतन ये नहीं चाहते थे, कतन उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी तरीक़ा से अदालत की या लोअर जुडिशरी की कोई तौहीन करें, और वो कभी भी ये नहीं समझते। बल्कि उन्होंने उसमें कहा कि मैं 26 साल से जो अपनी सियासत कर रहा हूँ उसका महवर जौन सा है वो रूल ऑफ लॉ पे है, वो इंसाफ पे है, और मैं 26 साल से इंसाफ की बोलबाला के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। और इन तमाम चीज़ों के होते हुए उन्होंने कहा फिर भी अगर अदालत समझती है तो मैं उस खातून जज के घर जाने के लिए भी तैयार हूँ और उसके पास जाके माफ़ी भी मांग सकता हूँ। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो उस ऑर्डर में अदालत ने लिखी। और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने लिखा उस फैसले में कि वी आर प्राइमा फेशी सेटिस्फाइड विद द अपॉलॉजी। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ये जो बातें इन्होंने कह दी हैं इससे हम प्राइमा फेशी सेटिस्फाइड हैं, ये हमारे लिए काफ़ी हैं। और इसी को अगर वो लिख देते हैं अपने उसमें स्टेटमेंट ऑन ओथ में, एफिडेविट में, तो आई थिंक दिस देयर वुड बी नो अगर मगर, देयर वुड बी नो कन्फ्यूजन, कोई किसी किस्म की नहीं। यही बातें जो आज की हैं ये अगर वो अपने एफिडेविट में लिख के दे देंगे तो अदालत ने ऑलरेडी कह दिया है कि प्राइमा फेशी वी आर सेटिस्फाइड। तो वो अगर सेटिस्फाइड हैं तो फिर ये शो कॉज ड्रॉप हो जाएगा, ये शो कॉज विड्रॉ कर लिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि 3 अक्टूबर को ये केस बिल्कुल बड़ी खुशउस्लूबी से इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जिसमें इमरान खान साहब को मौके दिए गए और अल्टीमेटली जो सी है कि अदालतों का जो
तकद्दुस है वो मेन चीज़ है, और जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े रिस्ट्रेन का और बड़े खुश उसलूबी से ये केस चलाया, और लग रहा है कि ये 3 अक्टूबर को अपने हतमी इंजाम को पहुंच जाएगा, इससे मजीद आगे नहीं बढ़ेगा। सही है, ठीक है। शाह खबर साहब, जिस तरह से राजा आमिर अब्बास साहब ये बात कर रहे हैं, हलफनामा तो इमरान खान साहब जमा कराएंगे जिसके अंदर वो ये गैर मशरूत, गालिबन कहा जा रहा है गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगेंगे। क्या ये दर्ज होना लाजिम है उनके शिकों के अंदर कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, या आपको लगता है कि मौजूदा तहरीक को कामयाब करने के लिए अभी सिर्फ एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल होगा? जी, ज़रूरत ये है कि राजा आमिर अब्बास ने इस पर रोशनी डाली। मैं उसमें थोड़ा सा उनको बात को लेके आगे जरा थोड़ा सा चाहूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने एक नरमी वाला रवैया जो है वो अपनाया है, और वो जब कोर्ट के सामने खुद पेश हुए तो उन्होंने यही बातें की जो कि राजा आमिर अब्बास अभी बता रहे थे, कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो अगर खातून जज अगर ये सब महसूस करती हैं कि उनकी दिल आज़ारी हुई है या उन्होंने इसको महसूस किया है, तो फिर वो उसके पास जाकर भी उनसे जो है वो माफी का सोच सकते हैं। और उस पर आपने देखा कि बिल्कुल अदालत ने उनका वो जो बयान है उसको रिप्रोड्यूस किया पहले पैरे में, और फिर दूसरे पैरे में उन्होंने देखा कि वादियो नज़र में हम इमरान खान साहब के इस बयान से मुतमईन हैं, और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि उनको हिदायत की जाती है कि वो इस पे बयान हल्फी जो है वो दाखिल करें, फिर बयान हल्फी को देख कर फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। और फिर उन्होंने इसको जो नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग रखी है उस पे वो अभी भी फर्द जुर्म के लिए, चूंकि फर्द जुर्म के लिए आज की तारीख भी मुकर्रर थी, तो अब चूंकि उन्होंने कह दिया कि वादियो नज़र में हम इत्मीनान रखते हैं इसका, और उनके एफिडेविट के ऊपर वो वाकई अगर वो वही बातें उसमें अनकंडीशनल अपॉलॉजी का जिक्र अगर वो करेंगे, तो उसमें ज्यादा इम्कान यही है कि फिर उसको कबूल करते हुए अदालत एक मैग्नेनिमिटी शो करेगी, और उसमें इम्कान है कि ये जो नोटिस है ये डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब ये हल्फनामा जमा कराने के बाद जिस तरह से उनके मिजाज में हमें तेज़ी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है चकवाल जलसे के बाद की हम बात कर रहे हैं, अगर वो दोबारा से इसी मामले को दोहराते हैं किसी कॉर्नर मीटिंग में, किसी जलसे में, किसी कन्वेंशन के अंदर, या फिर अपनी किसी स्पीच के अंदर, तो उसकी इम्प्लीकेशंस फिर क्या होंगी? देखिए, ये क्रिमिनल ये जो सिटी कॉन्टेम्प्ट थी, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं और इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब पहले भी काफ़ी एहतियात से ये अदालतों के बारे में बात करते हैं, और कोई वजह नहीं कि वो काहे को अदालतों के बारे में ये बयान करेंगे, ये बात करेंगे, क्योंकि वो तो चाहे उनका एसेट्स का केस हो, उन्होंने जाके अदालतों के सामने अपनी तमाम रसीदें पेश की, उस वक़्त कितनी पेशियां हुई वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर उसके बाद उन्होंने जो अदालतें थी इन अदालतों के लिए जेल भी गए। इस तरीके इंसाफ उसकी जो सी थी इफ्तिखार साहब की जो वो थी पूरी एजिटेशन, उसमें वो जेल में भी थे, और रूल ऑफ लॉ की हमेशा बात करते हैं, और यही अदालतें हैं जिन्होंने उन्हें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन का भी लक़ब दिया है। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब, आज उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा कि मेरी जंग तो माफियाज के खिलाफ है, इन लूटर्स एंड प्लंडरर्स के खिलाफ है, मेरी जंग कोई अदालतों से कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो समझते हैं कि किसी भी मुल्क में जब अदालतें सही काम करती रहेंगी तो भले से भी जो सिचुएशन हो वहाँ पे वो मुल्क तरक्की करेगा। और खान साहब की जो अवलीन तरजीह वो ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम तरक्की करें, दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए, रूल ऑफ लॉ का यहाँ पे जो हम ऑलरेडी इंडेक्स पे बहुत नीचे हैं उसको किसी भी तरह से ऊपर ले आया जाए। तो मैं नहीं समझता कि वो अगले जलसों में या किसी किस्म की अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई इस किस्म की बात होगी कि जिसमें वो अदालतों को कॉन्टेम्प्ट की तरफ जाए। दिस इज मेयर आई थिंक एक वो है कि किसी के ख्याल हो, अदरवाइज उनके पास कहने को बहुत कुछ है। उन्होंने तो कहा है कि जी ठीक है, मेरे पास तो वो 4 नाम भी हैं, अगर बहुत ही कुछ हो गया तो फिर शायद उनकी डायरेक्शन
उन 4 नामों की तरफ होगी, उनकी डायरेक्शन इस जो उनसी इम्पोर्टेंट हुकूमत की तरफ होगी, ना कि अदलिया की तरफ। सही, ठीक है। लेकिन हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब कि हम जब सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे होते हैं, जिस तरह से हम अपने माहिर कानून जो हैं हमारे साथ मौजूद शाखावर साहब हैं, राजा साहब हैं, उनसे ये बात कर रहे हैं कि आइन और कानून की जंग है, ये सब चीज़ें हमारी इकॉनमी के साथ लिंक होती हैं। अभी राजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, हम सब जानते हैं उनका विजन बड़ा क्लियर होता है, मगर जो मौजूदा हमारे सियासतदान हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम पुराने खिलाड़ी हैं इस खेल के, हमें पता है कि मुल्क को किस तरह से तरक्की देनी है। आपको नहीं लगता कि इस सियासी रस्सा के अंदर इकोनॉमी ही है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है? तो पहली बात तो ये है कि आप जरा इस वक्त पाकिस्तान की जमीनी हकीकत के ऊपर गौर करें कि लगभग 4 करोड़ पाकिस्तानी पानी में डूबे हुए। 4 करोड़ का मतलब ये है कि पूरे मलेशिया की इतनी आबादी नहीं है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी इतनी नहीं है जितने पाकिस्तानी इस वक्त डूबे हैं पानी के अंदर। स्वीडन की पूरी आबादी नहीं है, बेल्जियम की पूरी आबादी नहीं है। 1/3 हमारे मुल्क का पानी में डूबा हुआ है, और ये 1/3 इलाका जो है ये पूरे बरतानिया से ज्यादा बड़ा है, ये पूरे न्यूजीलैंड से ज्यादा बड़ा है, पूरे बांग्लादेश से ज्यादा बड़ा है। ये जमीनी हकीकत है, और यहाँ पे मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि किसी सियासतदान ने अदालत से माफी मांगी है या नहीं मांगी, क्या अदालत वो माफी कबूल करेगी या नहीं करेगी। सियासत क्या चल रही है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कौन बनाएगा। सियासतदान ये नारे लगा रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करनी है। भाई खुदा का खौफ करें, इस वक्त तो हमें 100% फोकस जो है वो उन 4 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर होना चाहिए, उस इलाके के ऊपर होना चाहिए जो 1/3 पाकिस्तान का इलाका जो है जो पानी में डूबा हुआ है। मैं हैरान हूं कि मीडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि मीडिया किस किस्म के टॉपिक सामने डिस्कस करना चाहता है। यहाँ पे हमें दुनिया को कायल करना है कि पाकिस्तान का हाल क्या हो गया है। जो पाकिस्तान इस वक्त पानी में नहीं डूबे उनको हमने कायल करना है कि भाई उन भाइयों की, उन पाकिस्तानियों की आपने मदद कैसे करनी है। और हम यहाँ बैठे ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माफी कबूल हुई या उन्होंने माफी मांगी या नहीं मांगी। फिर सियासतदान नारा लगा रहे हैं कि अब एक खाना जंगी का यहाँ पे बयानिया चल रहा है कि खाना जंगी होने वाली है इस मुल्क के अंदर। दूसरी तरफ एक बयानिया चल रहा है कि जी हम कोशिश करें कि सैलाब ज़दगान को किस तरह बचाएं। तो ये कौन सा बयानिया हमने एक्सेप्ट करना है, ये किस सिमत में हम मुल्क को लेके जा रहे हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी का कुछ ऐसे हाल नजर आता है कि ना तो ओपन मार्केट में कोई डॉलर्स बचे हैं, ना इंटरबैंक मार्केट में कोई डॉलर्स बचे हैं। 240-45 का यहाँ पे डॉलर बिक रहा है। बिजली कोई 125% बिजली महंगी हो गई है। प्याज पिछले साल के मुकाबले में आप देखें तो 90% वहां पे इजाफा आ गया। मैं हैरान हूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि माफी कबूल होगी या नहीं होगी। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई कब होगी और कौन करेगा। सही है, ठीक है। लेकिन जिस तरफ डॉक्टर साहब आपने इशारे किए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी आज मईशत को लेकर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। शाखावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़ों का मामला था, इसके अंदर जो इकॉनमी है उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अब यहाँ पर कानून को ये देखना है कि एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक मुकम्मल तफसीली फ़ैसला मौजूद है इन इस्तीफ़ों को लेकर, मगर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इससे मुतमईन नहीं है। क्या आपको लगता है कि उनकी तैयारी में कोई कमी रह गई है, या आपको लगता है कि आने वाली समातों के अंदर कोई ठोस दलील ही ये चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को कायल कर सकेगी इस बात के लिए कि इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सके? जी, इसमें मैं बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की पाकिस्तान के हालात के बारे में, सैलाब की जो कंडीशन है, और इस वक्त जो जरूरत तो ये होनी चाहिए थी कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो अपने सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद के लिए यकसू होकर काम करते हैं। ये बिल्कुल डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब ने बिल्कुल फरमाया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो हमारी पोलराइज सोसाइटी है, जो पोलिटिकली पोलराइज हो चुकी है। चलें, इस पे हम बात कर लेंगे। अब आपके इस सवाल का जवाब ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो 2 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस साहब और उसमें एक दूसरी खातून जज भी थी, उन्होंने जो इमरान खान, उनकी पीटीआई की जो पिटीशन है जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस पर उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ऑब्जर्वेशन दी हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त भी हैं।
अच्छा, वजह यह है कि मैं भी ये समझता हूँ कि आइडियल सिचुएशन ये है, बजाय इसके कि इस वक्त हम एक पॉलिटिकल लोगों को डिवाइड कर दें, हम अपना फोकस जो है वो मुल्क की सलामती, मईशत की बहाली और जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उस पर कैसे हम एक कौम पूरी एक इकट्ठी होकर उस पर तवज्जो दें। मैं ये समझता हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर PTI को सीरियसली गौर करना चाहिए। ये कोई भी पॉलिटिक्स में कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब धरने चल रहे थे उस वक्त भी PTI ने असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए थे, इस्तीफे जमा करा दिए थे, लेकिन बाद में हालात की तब्दीली के बाद उन्होंने उस पर नजरसानी की और वो दोबारा पार्लियामेंट का हिस्सा बने। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क इस वक्त, मुल्क के हालात का तकाजा ये है, इलेक्शन भी होते रहेंगे, ये इंशाल्लाह मुल्क भी इधर ही रहेगा, हम तरक्की भी करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम एक सिस्टम को आगे लेके चलें। PTI जो है उनको एक बहुत बड़ी तादाद में 2018 के इलेक्शन में उनको वोट मिले, गो कि उनको सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी वो इमर्ज हुई। अभी भी मैं समझता हूँ कि वो पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली में अगर जाके अपना एक आईनी किरदार अदा करेंगे तो वो मुल्क की और पार्लियामान के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। तो इस पे मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि इसके ऊपर तो बिल्कुल बड़ा सीरियसली गौर करना चाहिए। सही है, ठीक है। इसी पॉइंट को आगे लेकर राजा साहब आपकी तरफ आऊंगी। एक तो मुझे ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो पार्लियामेंट के अंदर जाने के हवाले से मशवरे का लफ्ज़ आ रहा है सामने कि जी मशवरा दिया तहरीक इंसाफ को, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? मगर इसके साथ मैं अपना दूसरा सवाल भी आपके सामने रख देती हूँ। अभी से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि मुल्की मुफाद के अंदर एक अहम तैनाती को चंद महीनों के लिए तौसी के ज़ुमरे में हम रख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मुल्की मुफाद के लिए चंद महीनों के लिए पार्लियामेंट में भी जाकर बैठा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जी मशवरा तो कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन ज़हन में रखने की ये बात है कि जो अदालतें हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई पॉलिटिकल स्टांस लेना या नैरेटिव बनाना, वो शायद अदालतें ऐसा मशवरा नहीं देती या गुरेज करती हैं कि जनाब आपका ये जो पॉलिटिकल स्टांस है ये सही है या नहीं, क्योंकि एक सियासी जमात को पूरा हक है कि वो एक अपना सियासी जो उनसा स्टांस है, नैरेटिव है, वो लेके चले। इमरान खान साहब का जब ये ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ था तो उनका स्टांस यही था और अदालत में भी आए थे कि जनाब ये एक बैरूनी मुदाखलत और साजिश का नतीजा है, ये उनका पॉलिटिकल स्टांस था। इस पॉलिटिकल स्टांस पे जब उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, वो असेंबली से बाहर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं कैसे ऐसी गवर्नमेंट के साथ जाके बैठूं कि जो एक तो कॉन्स्पिरेसी की बात है, एक मुदाखलत की बात है, एंड ऑन टॉप जिसमें 60% वो अफराद हैं कैबिनेट में या उसमें हुकूमत में कि जो कि बेल पे है। तो क्या मैं सियासी तौर पे ये इख्तियार कर सकता हूं कि एक तरफ तो मेरा नैरेटिव है कि जी वो अमेरिका की मुदाखलत है, फिर ये है कि जी ये तमाम के तमाम बेल पे हैं 60%, तो उस बात को फिर जब उन्होंने ये नैरेटिव लिया तो अवाम में उसकी बड़ी पजीराई हुई और एक पॉलिटिकल पार्टी ने देखना है कि जी अवाम जो उनसी है उनके नैरेटिव को बाय कर रही है या नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये जो हालिया इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट के बाद से लेके अभी तक तकरीबन 50 के करीब पब्लिक मीटिंग्स की, जलसे किए, और उन जलसों में हमें नजर आया कि एक से बढ़ के एक हर अगला जलसा जो अवाम की तादाद, उसकी पार्टिसिपेशन, उसका इंथुजियाज्म, ये नहीं कि वो कोई गाड़ियों में डाल के लाए जाते हैं या बिरयानी की देगों पे बुलाया जाता है या उनको पैसे दे के लाया जाता है सरकारी अफसरों की तरह, ये अवाम खुद आ रही है, बल्कि ये अवाम तो उसी रात बगैर किसी कॉल के निकल आई थी। तो ये चीजें हैं कि जो कि पॉलिटिकल जो एरिना है उसमें बड़ी जरूरी है कि जनाब वो अपना एक पॉलिटिकल स्टांस लेके चलें, और अल्टीमेट अवाम ने अब देख लिया कि नतीजा क्या निकला। इस जो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन था उसका नतीजा वही निकला जो डॉक्टर फरीक ने अभी बात की
कि जनाब डॉलर आपको कहीं नहीं मिल रहा, उसकी कीमत 240 में चली गई। उसका नतीजा यही निकला कि जी पेट्रोल की कीमत देख लें, बिजली की बिल देख लें, अजनास की, वेजिटेबल्स की कीमतें देख लें, तो नतीजा भी अवाम के सामने आ गया। और फिर हमने पार्लियामेंट में देखा कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसने इन पिछले 3-4 माह में किया क्या? इसने सिर्फ ये किया कि किसी भी तरीके से, वो दस्तगीर साहब का बयान मुझे याद है कि हम तो आए हैं अपने केसेस खत्म करने के लिए, तो जो लेजिस्लेशन की इन्होंने किसी गरीब आदमी की नहीं की, इन्होंने लेजिस्लेशन की कि किसी भी तरीके से ये तमाम के तमाम मेगा करप्शन के केसेस खत्म हो जाएं। दूसरी लेजिस्लेशन इन्होंने क्या की जी, पार्लियामेंट ने कारनामा किया, ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट को हमने खत्म करना है किसी भी तरीके से। इस किस्म के काम जब आवाम देख रही है कि जी पार्लियामेंट कर रही है, और मैं समझता हूं कि ये चीजें ऑलरेडी अदालत में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो चुकी हैं, और वहां पे ये बातें हो रही हैं कि वो अफराद जिनके अपने केसेस हैं, क्या ये उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं कि वो अपने आप को केसेस से निकालने के लिए ऐसी कानून साजी कर रहे हैं? फिर आपने इंटरनेशनल एरिना में भी देखा कि वो पजीराई नहीं मिल रही, क्योंकि लोगों को जो फॉरेन कंट्रीज हैं या पार्स हैं, फिलहाल उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पाकिस्तान के जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो हुकूमत है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का जो मेरे ताईं वाहिद नतीजा आ रहा है कि अगर 6 महीने वो अदालतों में बैठ जाएं, तो काहे को उसमें पार्लियामेंट में बैठ जाएं, तो काहे को 6 महीने बैठे, क्यों ना इलेक्शंस हो जाएं, क्यों ना फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो जाएं, और फिर अवाम के वोट को सामने रखते हुए जो भी हुकूमत आती है वो एक परमानेंट पॉलिसी बना सकती है। इस वक्त पॉलिसी का फुकदान इसलिए है कि जिनको पता नहीं कि हमने 2 महीने रहना है, 4 महीने रहना है या 6 महीने रहना है, और 6 या 8 माह के लिए तो पॉलिसीज बन भी नहीं सकती। IMF भी सोचेगा कि जनाब किनसे हम बात करें। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि जो कि गालिबन इमरान खान दुरुस्त कह रहा है, और उसका स्टांस इस वक्त लोग समझ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बैरून मुल्क भी, और पॉलिटिकल जो दुनिया में लीडरशिप है वो भी देख रही है बड़े गौर से कि अब हम जो उनसे हैं मौजूदा हुकूमत के साथ शायद उस तरीके से डायलॉग ना हो सके जब तक कि यहाँ पे एक परमानेंट नई गवर्नमेंट नहीं आती। ठीक है। लेजिस्लेशन की आपने बात की, राजा मैं उसके ऊपर भी डिटेल के साथ ब्रेक से वापस आके बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ आपने कहा कि पूरा अमन इंतखाबात, अब देखना यह भी है कि मुल्क के हालात क्या इतने साजगार हैं कि हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, ये जो हम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे, 123 नशिस्तें हैं, एक नशिस्त पर एक बड़ी अमाउंट का खर्च आता है अगर ज़िमनी इलेक्शन होता है, 123 नशिस्तें। आपको लगता है कि इतना पैसा हमारे पास मौजूद है? अगर है तो उसे सैलाब मुतासरीन के लिए क्यों नहीं फिल वक्त लगाया जा सकता? क्या मौजू है कि ज़िमनी इलेक्शन की तरफ ये भी जाया जा सकता है? हालात साजगार हैं? मैं हैरान होता हूँ सियासतदानों की बातें सुन के, और उनके तर्जुमान जो सियासी जमातों के हैं उनकी बातें सुन के। किस दुनिया में रह रहे हैं? यहाँ पे इस वक्त 60% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर हैं, यानी कि 2 वक्त का खाना उनको नहीं मिल रहा। मुल्क की 35% कपास जो है वो सैलाब में तबाह हो गई, कोई 50 लाख टन गंदम तबाह हो गई है। अब फ्यूचर में हमने खाना कहाँ से पूरा करना है? और यहाँ पे हमें ये समझाया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए। यहाँ पे झूठे सियासी बयानिए बनाए जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि उनके जलसे बड़े हो जाएं। यानी कि यहाँ पे खुद जाके अमेरिकन एजेंट्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है कि आप हमें मकबूल करें अमेरिका के अंदर, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो झूठे सियासी बयानिए बनाए जाते हैं। खुदाया इस वक्त कुछ गौर करें, आधे से ज़्यादा आबादी आपकी फूड इनसिक्योर है। इस वक्त हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वालों को, पाकिस्तान के बाहर रहने वालों को, उनको कायल किया जाए कि $30 अरब का पाकिस्तान के अंदर नुकसान हो गया है।
हमने जो लोग डूबे हैं पाकिस्तान के सैलाब के अंदर, उनको महफूज मुकामात पे कैसे लेके जाना है। इतना पानी इकट्ठा हो गया है, यहाँ पे मलेरिया और 100 किस्म की और बीमारियां आ गई हैं। हमारे पास अद्वियात नहीं है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, और वो भी ऐसी जमात इलेक्शन करवाना चाहती है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मंजूर नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन वो हार जाएं तो फिर तो इंस्टेबिलिटी और मजीद बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्शन पीटीआई जीत जाती है तो फिर जो 4 साल 3 साल और 8 महीने हमने देखा है, जिसके दौरान कोई 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले गए, कोई 8 आईजी पुलिस बदले जा चुके हैं, कोई 4 बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बदले गए, तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर यहाँ पे जो हम ये कोई कहते हैं कि खतरनाक हो जाएंगे इमरान खान साहब। किसके लिए खतरनाक हो जाएंगे? अवाम के लिए खतरनाक हो जाएंगे, किसके लिए खतरनाक हो जाएंगे? भैया खुदाया, जो लीडरशिप होती है, दुनिया भर की लीडरशिप, वो पॉजिटिव वैल्यूज अपने साथ एसोसिएट करती है कि मैं डेंजरस हो जाऊंगा। नेगेटिव वैल्यूज इस वक्त सियासत का मामला नहीं है। मैं अगर सियासत करता हूं, मैं भी गलत कर रहा हूं। इस वक्त मामला ये है कि हमने पाकिस्तान में डूबे हुए पाकिस्तानियों को किस तरह बचाना है, उनको खुराक किस तरह पहुंचानी है, उनकी अद्वियात का इंतजाम किस तरह करना है, बाहर की दुनिया से मदद किस तरह मांगनी है। अब सोचिए कि 2010 का जो सैलाब था, उसमें तकरीबन 60 ममालिक ने प्लेज की थी अपनी मदद, और ये 2020 का सैलाब 2010 से कोई 2 या 3 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया इसने हमें, और सिर्फ 12 ममालिक ने इस वक्त जो है वो एड्स की कमिटमेंट की है। 2010 में कोई $600 मिलियन सिर्फ अमेरिका ने प्लेज किया था और मदद की थी। इस दफा अमेरिका की तरफ से सिर्फ $55 मिलियन आया है। हम यहाँ बैठे हैं अमेरिका को गालियां निकालने के लिए। मैं रियली समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो हमारा मीडिया हो, चाहे वो हमारे सियासतदान। अपने अपने सेम्त को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं हम, ब्रेक से हम वापस आएंगे। मेरा पैनल मौजूद रहेगा। मैं कुछ कानूनी और अहम सवालात हैं जिसके ऊपर माहिर कानून की राय लूँगी, मगर इसके साथ साथ हुकूमत और तहरीक इंसाफ बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों तसादुम के लिए तैयार है। मेरा सवाल यही रहेगा कि आखिर इस तसादुम की कीमत कौन चुकाएगा। ब्रेक से वापस आके बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। शाह खबर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो मशवरा दिया तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वापस जाने का या इस्तीफ़ों के हवाले से जो गुफ्तगू रही, जो प्रोसीडिंग होती रही, उसके अगेंस्ट फवाद चौधरी साहब सीनियर रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं तहरीक इंसाफ के, कानून से भी बेहतरीन तौर पर वाकिफ़ हैं। उनकी स्टेटमेंट यकीनन आप भी उससे वाकिफ़ होंगे। आपको लगता है कि उनकी स्टेटमेंट नहायत सख्त थी आला अदलिया के खिलाफ? देखिए, एक तो पहले बात मैं ये जो मैं समझा हूँ वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को मशवरा नहीं दिया। उन्होंने एक उस समाअत के दौरान ऑब्जर्वेशन दी, सवाल जवाब किए पीटीआई के वकील के साथ। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो मशवरा देने के मजाज भी नहीं है और उन्होंने मशवरा दिया भी नहीं। उन्होंने सिर्फ इस बात का जिक्र किया जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं उसमें, कि क्या इतनी बड़ी तादाद में जब ज़िम्मी इलेक्शन होगा तो क्या पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है, जो कि इस वक्त 1/3 जो मुल्क है वो सैलाब में डूबा हुआ है और लोग जो है वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। तो उन्होंने इसीलिए उनको एक मशवरा नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन, जो कि बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब ने भी काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको मैं नहीं समझता कि ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब एक पॉपुलर पार्टी जो है, जो कि तहरीक इंसाफ है, उनके चेयरमैन या इवन फवाद चौधरी जो है उनके एक बड़े अहम रहनुमा है, मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं है। ये आपकी चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं और लोगों में और अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उसमें एक आप पैगाम दे रहे हैं कि उससे फिर यही तासुर होता है कि इदारों का अगर आप तस्दीक करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जब तक इदारों में बिल्कुल खराबियां भी मौजूद होंगी, उसमें बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश भी मौजूद होती होगी। हमारे खुद तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत ज्यादा, राजा आमिर अब्बास बैठे हुए, मैं हूँ और बहुत सारे वकला हैं, हमारा अदलिया के बारे में हमारे काफी तहफ़्फ़ुज़ात। लेकिन अगर इस तरह हम पब्लिकली
लोगों के सामने अगर उनका इस तरीके से जिक्र करेंगे जिससे उनकी तज़हीक का जो है पहलू सामने आता हो, तो मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल भी गैर मुनासिब है। ठीक है, मेरा यही सवाल राजा साहब आपकी तरफ भी होगा कि फवाद चौधरी साहब के इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं, मगर इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, हामिद खान साहब बड़े मंझे हुए समझे जाते हैं, तहरीक इंसाफ की कानूनी जंग बेहतरीन तरीके से लड़ रहे होते हैं, तो उनसे नाराजगी की वजह क्या है फवाद चौधरी साहब की? देखिए, वकला में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, बहुत से वकला एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। ये ना सिर्फ वकला में है, हर जगह पे आपको ये चीज़ लगेगी। इवन आपके मीडिया में ये चीज़ है कि एक चैनल और दूसरे चैनल का आपस में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। तो ये उस किस्म के डिफरेंसेस हैं कि जो कोई पॉलिटिकल, मैं नहीं समझता कि डिफरेंसेस हैं। पॉलिटिकली तो वो पार्टी की एक पॉलिसी होती है और उसी पॉलिसी को वो आगे लेके चलते हैं। जाती अगर किसी के डिफरेंसेस हैं किसी से, तो उसका किसी से दूसरे का उससे कोई ताल्लुक भी नहीं होता। ये उन दो अफ्रीकैन के आपस के मसले हैं। बाकी रह गई जहां तक ये बात कि जी फवाद चौधरी साहब को जो अल्फाज का चुनाव है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक पॉलिटिकल पार्टी यही बात हो रही है कि खासकर जैसे इमरान खान साहब का केस था कि वो अगर एक इतने पॉपुलर लीडर हैं, इतनी बड़ी पार्टी के वो सरबराह हैं, पूरा मुल्क उनको देखता है, इतनी फॉलोअर हैं उनके, तो उनको अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। यही बात फवाद चौधरी के लिए है कि जी अल्फाज के चुनाव, ऑल्दो अगर आप फैक्ट्स सामने रखते हैं, उन्होंने भी एक पॉलिटिकल फैक्ट सामने रखा कि जनाब अगर ये देखिए कि ये मौजूदा हुकूमत जो आई है, इससे नुकसान पाकिस्तान को कितना हो रहा है। और अभी जो बात हो रही है कि जी ठीक है, इस वक्त इलेक्शंस की बात नहीं होनी चाहिए, 30 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन हमारे मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो कहते हैं ना हमें दोस्त पैसे दे रहे हैं, ना हमें बैंक पैसे दे रहे हैं, कोई हम पे एतमाद नहीं कर रहा, पार्टी के अंदर अपने इश्यूज हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकते या पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता और खासकर अवाम नहीं मुतहम्मिल हो सकती कि अगर वाकई ही जो मौजूदा हुकूमत है वो नाकाम हो रही है उस डिलीवरेंस में जो वो कह के आई थी। वो तो ये कह के आई थी कि हमने महंगाई खत्म करनी है, ये वो वादा करके आए थे कि जी इमरान खान साहब के दौर में महंगाई हो गई, हम उस महंगाई को खत्म करेंगे। और दूसरी वो जो इलेक्शन का एक नारा लगा के और इस पूरे प्रोसेस का आए थे कि जनाब हम चाहते हैं कि फौरन से पेशतर इलेक्शंस हों। तो अगर आप समझते हैं कि इलेक्शंस से और एक मजबूत हुकूमत से हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जा सकते हैं, तो फिर इस सिस्टम को कंटिन्यू करना कि जो कि हमें मजीद महंगाई की तरफ ले जा रहा है, कि जैसा कि एक और माहिर माशियात का आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जी अगले माह तो आटा 200 रुपए किलो तक चला जाएगा, लेकिन अगर आप ये ज़हन में रखें तो गरीब आदमी को तो आटा चाहिए, गरीब आदमी को तो बिजली चाहिए, खाने के लिए दालें चाहिए, लेकिन अगर वो 200 रुपए किलो हो रहा है, 250 रुपए किलो हो रहा है, तो फिर आपने कुछ करना है। जो सेन माइंड्स हैं जो वाकई ही मैटर करते हैं, फिर उन्होंने सोच विचार करनी है कि क्या इसी कंटिन्यूटी में आगे मुल्क की और खासकर गरीब आवाम की बेहतरी है, या हम देख रहे हैं कि हम मजीद नीचे की तरफ जाएंगे। तो अगर आपको ये नजर आ रहा है कि हम मजीद नीचे जा रहे हैं, तो देन देयर हैज टू बी अ स्टॉप और हमको चेंज लानी चाहिए। और उसके लिए ठीक है सैलाब है, लेकिन इलेक्शंस में आपने देखा कि हालिया पंजाब में जो 20 सीटें का इलेक्शन हुआ एमपीएस का, वो आप उसमें पार्टिसिपेशन देखें लोगों की कि किस तरीके से, ऑल्दो वो बाय इलेक्शंस थे, लोग आए, लोगों ने अपना वोट डाला, क्योंकि अवाम ये समझती है हम आप और ये तजिया और मीडिया शायद ये इसका सोल्यूशन नहीं, इसका सोल्यूशन हमें अवाम से पूछना है। तो अगर अवाम वाकई ही समझती है कि हमको
ये हुकूमत वो नहीं डिलीवर कर पाई जो ये कह के आए थे, और हम चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस हों, तो फिर अवाम की इस ख्वाहिश को जरूर सामने रखना चाहिए। अदरवाइज आप मजीद अगर महंगाई की तरफ जाते जाएंगे, अगर बिजली का बिल आपका 4 गुना महंगा हो गया है, अगर वो 6 गुना होगा, तो फिर ये जो हम आप तो चले एक स्टेज पे है, इससे ऊपर भी जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो दूसरे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। तो इसको हल को हमने अगर देखना है, सूनर और लेटर इलेक्शंस ही मुल्क का वाहिद हल होंगे, और उसके अलावा कोई जो स्टेटस को है, स्टेटस को में यकीन कीजिए कि बेहतरी के चांसेस नजर नहीं आ रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, राजा साहब जो बात कर रहे हैं, हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। इमरान खान साहब तहरीक जो शुरू कर रहे हैं उसमें वो बार बार नारा लगाते हैं कि मैं हकीकी आज़ादी की तहरीक चला रहा हूँ। आपको नहीं लगता हकीकी आज़ादी ये होती है कि किसी को रोज़गार नहीं है तो उसको रोज़गार मिले, जिसके घर में खाने के लिए आटा नहीं है उसके घर में आटा होना चाहिए, जिसके बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं है उसके लिए बेहतरीन एजुकेशन होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि इसकी वजाहत करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की आवाम के लिए कि हकीकी आज़ादी एक्चुअली है क्या? देखिए सरवत, पहली बात तो ये है कि बड़े पाए के कानूनदान बैठे हैं, मैं दिल से उनका एहतराम करता हूँ। जो बात मैं समझ नहीं पा रहा कि चेंज का जिक्र किया गया कि तब्दीली आनी चाहिए, क्या आइन के तहत तब्दीली आनी चाहिए या सड़कों में ये डिसाइड किया जाएगा कि तब्दीली आनी चाहिए? इलेक्शन का जिक्र किया गया कि इलेक्शन होने चाहिए। कानून और आइन के तहत किसको ये दस्तरत हासिल है कि इलेक्शन का ऐलान करना है? क्या सड़कों के ऊपर एहतजाज करके, क्या इस्लामाबाद का घेराव, इस्लामाबाद को सराउंड करके, क्या इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके इलेक्शन लेने हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये डिस्क्रेशन हासिल है आइन के तहत? तो जो तब्दीली हम लाना चाह रहे हैं, क्या वो आइन के तहत लाना चाह रहे हैं या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाह रहे हैं? अब मेरी दरख्वास्त दोबारा से ये है कि इतने पाकिस्तानी डूब चुके हैं, मजीद पाकिस्तान को ना डुबोएं। हमारे सियासतदान, दोनों तरफ के सियासतदान मिल के इस मुल्क को मजीद ना डुबोएं। IMF की तरफ से जो पैसा आ रहा है वो लाइफ लाइन समझी जा रही कि पाकिस्तान को दिवालियापन से रोका जाए, उसके खिलाफ काम किए जाते हैं, खत लिखे जा रहे हैं कि जी लोन ना मिल सके, यानी कि क्या पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ ले जाना लाजमी है? अच्छा, फिर आपने गुलामी का जिक्र किया। देखिए, जो मॉडर्न गुलामी है वो कर्ज की गुलामी होती है। हमें कोई अब गुलाम नहीं बनाता। गुलाम बनाने का तरीकाकार ये है कि आपके ऊपर कर्ज डाल दिया जाए और आप कर्ज के नीचे जो है वो उनके गुलाम बन जाए। अब आप जरा हकाइक देखें कि 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी तो उस वक्त कौमी कर्जा जात जो है वो 30,000 अरब के थे, यानी कि तकरीबन 1,40,000 रुपए का हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत कर्ज में था, और वो थी गुलामी, कर्ज की गुलामी। 3.5 साल के बाद 30,000 अरब से हम पहुंच गए हैं 50,000 अरब रुपए के कर्ज के ऊपर। 1.5 लाख रुपए का जो कर्ज था 3-4 साल पहले, वो अब 2.5 लाख रुपए पे पहुंच गया है। हमारी गुलामी PTI की हुकूमत के दौरान मजीद बढ़ी है, कम नहीं हुई। जो मॉडर्न गुलामी है, हमारी गुलामी मजीद बढ़ी है। तो खुदाया हमें गुलामी अपनी कम करनी है, और वो कर्जाजात कम करने से होगी, कर्जाजात बढ़ाने से वो गुलामी नहीं दूर होगी। अच्छा, खुदाया इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो ऐसे लीडरान की ज़रूरत है जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों को मुत्तहिद करें, इनको इकट्ठा करें, इनको चैलेंजेस का सामना करने के लिए इकट्ठा करें। हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो हमारे दरमियान तफरीक क्रिएट करें, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तोड़ फोड़ की कोशिश करें, जो अवाम और अवाम की जो फौज है उसके दरमियान तफरीक करने की कोशिश करें। इस वक्त हमें इकट्ठे होकर इस चैलेंज का मुकाबला करना है। सही है, ठीक है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे मुआशी गुलामी के हवाले से हमारी डिबेट चल रही है, उससे निजात कैसे मुमकिन है। जो रियासती इदारे मौजूद होते हैं करप्शन को पकड़ने के लिए, करप्ट अफराद के गिर्द घेरा तंग करने के लिए, क्या वो भी अपना रोल उसी तरह से प्ले कर रहे हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए? एक ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। लेजिस्लेशन के हवाले से राजा साहब आपने बात की थी प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर, नैब को लेकर, इसके कानून को लेकर एक हल्का ये तासुर दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन करने वालों को क्लीन चिट मिल गई है। देखिए जी, आप उसका आउटकम देखिए ना, क्या हुआ इस लेजिस्लेशन के आने से। इस लेजिस्लेशन के आने से वो जो अरबों रुपए की केसेस अदालतों में मौजूद थे वो सारे के सारे नैब को वापस भेज दिए गए, क्योंकि ऐसी पर्सन स्पेसिफिक बल्कि केस टू केस स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कर दी गई कि जिसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर को बिल्कुल एक तरह का लाइसेंस दे दिया गया कि जनाब, अब इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जा सकता कि टाइम कम है कि क्या किया, लेकिन दुनिया में पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ करप्शन, एंटी करप्शन के लॉज सख्त से सख्त तरीन हो रहे हैं किसी भी मुहज़्ज़ब ममालिक में देखिए, और हमारे यहाँ उन लॉज को ऑलमोस्ट एक खत्म कर दिया गया, टूथलेस अदारा बना के रख दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप करप्शन पे काबू नहीं पा सकेंगे, रोक नहीं सकेंगे, आपके जो लॉज हैं वो इतने सख्त नहीं होंगे, तो फिर आपके जो बैरूनी अदारे हैं, जो ममालिक हैं, फिर जो फंडिंग्स की बात हो रही है और पैसे देने की बात हो रही है, तो गालिबन फिर वो शायद आपको इमदाद भी नहीं देंगे। उन्हें खौफ होगा कि जी ये कहीं करप्शन की नजर ना हो जाए और लोन्स और दूसरी चीजें भी नहीं मिल सकेंगी। चलिए इंशाल्लाह इसकी तफसील से बात करेंगे, वक्त मेरे पास कम है राज साहब, वक्त माजरत के साथ बेहद कम है। डॉक्टर साहब आपसे मेरा आखिरी सवाल है, इमरान खान साहब हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो, दोनों मईशत को संभालने की बात करते हैं। खान साहब कहते हैं कि ये लोग मुल्क को श्रीलंका बना देंगे, वो इल्जाम लगाते हैं कि ये श्रीलंका की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। ज्यादा जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि सारे सियासतदान अगर सियासत से अगले 6 महीने के लिए परहेज कर लें, क्योंकि इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर जो महंगाई का आप क्या कहेंगे उसको, इंतहा दर्जे की महंगाई, और साथ ही साथ फिर ये सैलाब जैसी आफत कहें या इसको उम्मुल आफात कहें कि सबसे बड़ी आफत जो पाकिस्तान की तारीख की, और उसके ऊपर से ये सियासी इख्तलाफात और सियासी गैर यकीनी की फ़ज़ा, खुदाया ये सियासी गैर यकीनी की फ़ज़ा अगर हम 6 महीने के लिए दूर कर दें और इकट्ठे मिलके सैलाब का मुकाबला करें और जो बाकी चैलेंजेस आ रहे हैं उसका मुकाबला करें तो क्या ही बेहतर हो। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद थे, राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद थे। मेरे तीनों मेहमानों का शुक्र। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।